गुड मॉर्निंग बच्चों। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट। प्यारे बच्चों, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन वी डी इक्वल टू E/m इंटू टाउ ये आया था। हमने यहाँ इम्पोर्टेंट रोल बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल की नेचर कैसी है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो जाता है। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें प्यारे बच्चों, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगी प्यारे बच्चों। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लैटिस से, है ना, बहुत फास्टली क्या करेगा? कोलाइड करेगा, है ना। तो उससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो टो की वैल्यू प्यारे बच्चों डिक्रीज हो जाएगी और टो की वैल्यू डिक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड then what will be the effect on the drift velocity of electron inside the conductor? तो drift velocity of the electrons inside the conductor decreases हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी को प्यारे बच्चों J से डिनोट करते हैं और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखें। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम करंट डेंसिटी को कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पर, है ना, किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। तो कोई भी अगर पॉइंट हम कंसीडर करें कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, तो उस पर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन एट ए पॉइंट P situated inside the conductor it is defined as current flowing per unit area of cross section of a conductor। ठीक है, of a conductor। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है और ये प्यारे बच्चों एरिया है और करंट आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पर ये पॉइंट हमने P कंसीडर किया है ना। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमारी किस तरफ होगी? जो करंट की डायरेक्शन है, या हम ये कहेंगे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वही डायरेक्शन हमारी करंट डेंसिटी की होगी। तो हमारा ये एंड हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर। ये कैसे पता चला? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कंडक्टर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, है ना, सेम होगी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। तो ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। ओके, और यहीं पे इसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, एरिया नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर जो J है, हम J को डिफाइन करेंगे करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है हमें, करंट डेंसिटी की वैल्यू हमें मिल जाती है J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, ये करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट मिल जाती है हमें एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कितनी मिल जाती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्वांटिटी मैंने बता दिया आपको। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ, क्वांटिटी ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि अगर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को, ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ड कर दिया जाए, है ना, टिल्ड करने पर फिर नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ बात करें इस कंडक्टर के लिए, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉइंट है है ना, जिस पर हमें करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन तो प्यारे बच्चों करंट की डायरेक्शन में ही होगी, और करंट की डायरेक्शन है आई ये, तो जे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। बट नॉर्मल एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल है तो ये सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है उसका कंपोनेंट अगर हम देखें, है ना, अलोंग करंट डेंसिटी, तो वो कंपोनेंट हमें मिलता है प्यारे बच्चों a cos थीटा। इसलिए यहाँ पर जो करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे हम, है ना, इस डायग्राम के लिए, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया किसके अलोंग होगा? करंट डेंसिटी। ओके, तो a cos थीटा, a cos थीटा। अब अगर यहाँ से आप बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा I इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर I इक्वल टू जे डॉट ए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मिल जाता है करंट के बारे में। करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इससे भी प्रूफ होता है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिला हमें? स्केलर मिलेगा। इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखे, तो प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? जे वेक्टर इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू कितना, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल वेक्टर आप ले सकते हैं, ठीक है, ये हमें मिल जाता है, ठीक है। तो क्लियर, या आई कैप भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे एक और बात प्यारे बच्चों, हमेशा कोई भी कंडक्टर है उसके लिए करंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। करंट कांस्टेंट होने की वजह से, है ना, नोट रखना है, करंट कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा? J और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इट मींस जहां पर जिस पॉइंट पर, है ना, हमने क्या किया है, करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट के लिए क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, और क्रॉस सेक्शन
जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर यह और यहाँ एक ये पॉइंट ले करंट डेंसिटी J1 और करंट यहाँ पे है प्यारे बच्चों I1 और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ कंसीडर करें, सेकंड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे करंट डेंसिटी J2 और यहाँ पर करंट डेंसिटी J3 है ना। तो करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, J2 के लिए है ना। तो ये सबसे कम मिलेगा। तो यहाँ रिलेशन कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी हमें मिलेगी A पॉइंट पर, उसके बाद मिलेगी हमें किस पर, C पॉइंट पर, उसके बाद मिलेगी हमें किस पर, B पॉइंट पर। तो J1 ग्रेटर होगा J3 से और ग्रेटर होगा किससे, J2 से। तो ये है करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो सिंपली हमने डिफाइन किया, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना। ये अब बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी को म्यू ई और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है म्यू ई कहेंगे हम, है ना। तो मोबिलिटी हमेशा चार्ज कैरियर्स की देखी जाती है प्यारे बच्चों, और मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों Vd अपॉन E। ओके, ये अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, और क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू E बाय m इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये पढ़ चुके। यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करें म्यू इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ अपॉन में E से E कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ म्यू E का एक नया फॉर्मूला हमें मिल जाता है E बाय m इंटू टाउ। तो म्यू इक्वल टू मोबिलिटी के दो फॉर्मूले यहाँ मिल गए। अगर यहाँ से हम यूनिट की बात करें प्यारे बच्चों, तो यूनिट यहाँ से वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है। तो यहाँ यूनिट हमें मिल जाती है पर वोल्ट, और पर वोल्ट मीटर, यहाँ पे इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, और यहाँ होगी मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगी, और पर सेकंड, तो ये पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से भी आप क्या है इसकी यूनिट निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि ये टाइम है और E बाय m क्या है, कूलम पर केजी, है ना। तो
तो यहाँ पे ई की यूनिट कूलम पर केजी और टो की क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, ये हो जाएगी सेकंड। ओके, तो म्यू ई। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है प्यारे बच्चों, ई बाय एम को यहाँ ई बाय एम है ना, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं, स्पेशल नाम देते हैं इसको स्पेसिफिक चार्ज। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन। और सबसे पहले ये बताया था जे थॉमसन ने। तो याद रखे, हमें एक टर्म का और पता चल जाता है यहाँ से कि Q बाय एम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, और E बाय एम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन। और ये सबसे पहले किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। आप इजीली इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। E की वैल्यू आप रखेंगे 1.6 10 की पावर -19 और M की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बताइए इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, तो यहाँ से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 19 कूलम और 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब यहाँ इसको कैंसिल कर दो, है ना, कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटा लो, 16 बाई 9.1 कर लो, यहाँ 20 कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी प्यारे बच्चों 1.76 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 20 थे, ये 11, इतने के आपका कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, तो कूलम पर केजी। तो ये लिंक कर सकते हैं, कभी भी किसी भी फॉर्मूले में अगर E बाई एम आ जाता है तो आप डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 1.76 इंटू 10 की पावर +11 कूलम पर केजी। तो ये E बाई एम की वैल्यू होती है, किसका एक बार, E बाई एम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है प्यारे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम पर, है ना। तो यानी कि यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत तेजी के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा विद लैटिस या आयन के साथ, और उसका टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कोलिजन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से टाइम कम हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम पीरियड के। और अगर टाइम पीरियड कम हो गया तो मोबिलिटी प्यारे बच्चों कम हो जाएगी। तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है और मोबिलिटी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक रिलेशन के बारे में, है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और सेम डायग्राम है पीछे वाला, है ना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जब डेरिवेशन किया तब भी ये डायग्राम आया था, है ना। इस चैप्टर में ये डायग्राम 3 बार रिपीट होगा प्यारे बच्चों। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, ये लेंथ है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं हम, इसको कहेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, V वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ये की है, और ये एक बैटरी है V वोल्टेज की। जैसे ही जोड़ते हैं तो ये हाई पोटेंशियल पे और ये क्या आ जाता है, लो पोटेंशियल पे। तो करंट हाई टू लो फ्लो होना शुरू कर देता है, यानी कि करंट एंटर होता है किसमें, निगेटिव टर्मिनल में, और निकलता किससे दिखाई देता है,
पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है एक प्रॉपर वे में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी प्यारे बच्चों। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये कंसीडर किया, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, और N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है N, यानी कि ये हमने स्मॉल n को क्या लेट किया प्यारे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये आ जाएगा n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो A इंटू L। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, NaN। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर्स कितने होंगे, Na इंटू L, है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये डिपेंड करती है मटेरियल, है ना, कौन सा है। ठीक है ना, यानी कि कॉपर के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 की पावर 28 मीटर कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट होगी पर मीटर क्यूब। तो 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब होती है, किसके लिए, कॉपर के लिए। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो ये होती है कितनी प्यारे बच्चों, 10 की पावर, कॉपर की बात करें अगर कॉपर के लिए हम देखें, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए, कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए कितनी होती है, 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब होती है। ओके, तो ये सब मटेरियल की अलग अलग होती है, कॉपर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, है ना। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब हम करंट का रिलेशन डेराइव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, है ना, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर बाय डेफिनेशन आप जानते हो, करंट की डेफिनेशन से आप जानते हो, I इक्वल टू करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, तो हम लिख देंगे n इंटू ई। और एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को अगर t टाइम लगा हो, स्मॉल टाइम t लगा हो, लेंथ कितनी l डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना, आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, t इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, l बाय कितना v, l बाय v। तो यहाँ हम रख देंगे l बाय v, और l बाय v रखेंगे, तो l बाय v रखेंगे, तो यहाँ से अब हमारे पास रिजल्ट मिलेगा I इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्मॉल l a l, कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, n a l इंटू ई, और वी डी ये ऊपर चले जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी अपॉन में आ जाएगा कितना l, अपॉन में कितना मिलेगा l। ओके, और l से क्या कैंसिल कर देंगे प्यारे बच्चों, l को कैंसिल कर देंगे, क्लियर है। तो L से L को कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट मिला I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए इंटू कितना वी डी। तो एक छोटा सा डेरिवेशन हमें मिल जाता है, कितना एन ई ए इंटू वी डी। और यहां से हम ड्रिफ्ट आपका वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, क्लियर। या हम करंट डेंसिटी अगर A से हम डिवाइड करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ से करंट डेंसिटी भी
डेंसिटी भी निकल जाती है। अगर इसी को हम आगे लिखे तो I बाय कितना A, I बाय A को कहेंगे हम क्या, करंट डेंसिटी। ये हो जाएगी NEA इंटू VD। और अगर आगे बढ़ाए तो J इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, NE इंटू कितना VD। तो NE इंटू कितना VD, ये हमें मिल जाता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक ये छोटा सा हमने डेरिवेशन सीखा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से, I इक्वल टू NEA इंटू VD। अगर कोई भी कंडक्टर है और वो बैटरी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है, तो हमेशा करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होगा, I इक्वल टू NEA इंटू VD। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने रिजल्ट निकाला, करंट डेंसिटी कितनी होगी, J इक्वल टू NE इंटू कितना VD। ओके, क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। ओम्स लॉ। तो साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने ये लॉ दिया है ना। तो उन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम है ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या बताता है प्यारे बच्चों, कि अगर करंट हम फ्लो कराए किसी भी कंडक्टर में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि उसकी फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर क्या होने चाहिए, या डायमेंशंस कंडक्टर की कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट if there is no change in physical condition like temperature, pressure, dimensions etc. प्रेशर, ठीक है, कंडीशंस। अगर हम फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं करते हैं ना, ठीक है, देन करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। इसको कहते हैं ओम्स लॉ। यानी कि I proportional to V, potential difference। for the sake of simplification, है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने V प्रोपोर्शनल I लिखा नोटेशन।
और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट यहाँ मिल गया उनको, कितना, V इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसको कहा रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि कंडक्टर या वायर का ये क्या है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस है। V इक्वल टू आर इंटू आई। तो यहाँ हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बात करें तो V अपॉन आई, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। V अपॉन आई, एक ट्रायंगल बना करके इसको याद कर सकते हैं, है ना, V आई आर से, है ना। अगर V की वैल्यू कोई पूछता है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस या R पूछे तो V अपॉन आई, या I पूछे तो V अपॉन R, ठीक है। तो ध्यान रखें, अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, ये एक हिंड्रेंस यानी कि एक रेजिस्ट करता है किसको, करंट के फ्लो को। करंट के फ्लो का, है ना, फ्लो होने का कंडक्टर में जो फैक्टर अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, ये एक हिंड्रेंस पैदा करता है टू फ्लो द करंट इन ए कंडक्टर, समझे नहीं, ये एक रुकावट डालता है, ठीक है, करंट के फ्लो में, ठीक। तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये देख सकते हैं कि अगर V को हम फिक्स कर दें, है ना, V को फिक्स कर दे तो जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट वहां पे क्या मिल जाएगा, कम। ओके, तो ध्यान रखें हमेशा ये। बट यहाँ पर प्यारे बच्चों R कांस्टेंट है, तो ध्यान रखें अगर हम I को इंक्रीज करेंगे तो V भी प्रोपोर्शनलिटी के साथ इंक्रीज होगा, R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो V और I को चेंज करने पर R पर यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात। और यहाँ से एक और ये क्लियर होता है, I प्रोपोर्शनल है V के, तो I अगर V के प्रोपोर्शनल है तो IV अगर ग्राफ ड्रॉ करे या VI ग्राफ ड्रॉ करे तो ग्राफ एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ऑलवेज पासिंग होगा ओरिजिन से। तो यहाँ पर ये ओम्स लॉ है। तो IV ग्राफ की अगर बात कर लेते हैं, IV ग्राफ, तो IV ग्राफ की बात करें तो IV ग्राफ ये I है और ये V है। तो IV ग्राफ हमें क्या बताता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। तो अगर ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किसी कंडक्टर के लिए, है ना, तो यहाँ पर इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, रेजिस्टेंस होता है कितना, V अपॉन कितना, I। बट यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, करंट है, x एक्सिस पे क्या है, V है। तो जो स्लोप है प्यारे बच्चों, यहाँ से स्लोप हमें क्या मिलेगा, स्लोप tan थीटा। स्लोप मीन्स क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहाँ से अगर आप देखें tan थीटा की वैल्यू इस ग्राफ से तो क्या मिलेगी हमें, I अपॉन V। क्या मिल रही है, I अपॉन V। तो tan थीटा यहाँ से हमें मिल जाता है I अपॉन V। I अपॉन V का मीन्स क्या हुआ, 1 अपॉन R। कितना हुआ, 1 अपॉन R, क्योंकि R इक्वल टू V अपॉन I है। तो यहाँ पर IV ग्राफ में जो स्लोप है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्लोप क्या हुआ, है ना, इनवर्स हुआ रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम कंडक्टेंस भी कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसकी यूनिट कितनी होती है, साइमन होती है, ठीक है ना, या सीमेन पढ़ देते हैं ना, S के नाम से, ठीक है ना। तो साइमन उसकी यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहते हैं। तो यूनिट ऑफ R की बात करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, वोल्ट पर एम्पियर, दिस इज कॉल्ड ओम। तो इसको ओम कहते हैं और सिंबल ये है इसका, ठीक है ना, ये सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का ज्यादा होगा जिसका स्लोप कम मिलेगा हमें IV ग्राफ में। दूसरा VI ग्राफ, VI ग्राफ की अगर हम बात करें तो VI ग्राफ में जस्ट इसका प्यारे बच्चों अपोजिट हो जाएगा।
अगर यहाँ V ले और यहाँ हम I ले तो ये कंडक्टर है, उसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, तो यहाँ पर जो R आएगा वो किसके इक्वल आएगा, tan थीटा, क्योंकि चेंज यानी कि चेंज कितना मिलेगा y एक्सिस में v माइनस 0 और x एक्सिस में i माइनस 0, तो ये मिलेगा v अपॉन कितना i, v अपॉन i। तो यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। दो कंडक्टर की अगर कंपेयर करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, सपोज क्वेश्चन 1 कि यहाँ पर 2 वायर के लिए ये IV ग्राफ गिवन है, IV ग्राफ, और एक कंडक्टर 1 और एक कंडक्टर 2, तो विच हैज मोर रेजिस्टेंस, किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो IV ग्राफ में हमें पता है कि R इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो थीटा यानी कि ये पढ़ाया tan थीटा इक्वल टू R, या हम कह सकते हैं R इक्वल टू कितना 1 अपॉन tan थीटा। तो थीटा जिसके लिए जितना ज्यादा R उतना ही कम, तो थीटा किसके लिए ज्यादा है, 1 कंडक्टर के लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है, किसके सेकंड कंडक्टर के लिए कम है। तो एज हम कह सकते हैं थीटा 1 क्या है, थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2 से, सो हम कह सकते हैं R1 लेस देन होगा R2 से। अब आपको एग्जाम में VI ग्राफ भी दिया जा सकता है, तो VI ग्राफ अगर गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू tan थीटा, ओके, थीटा इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज हो जाएगा, ओके, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने ये ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ के ग्राफ हमने समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। थैंक यू।